नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ख़ासी दिलचस्प डेवलपमेंट आज उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के इजलास से कन्वेंशन सेंटर में जो खिताब किया वो उनको खिताब नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को इस चीज़ पे उनका नुक्ता है कि इंसाफ लॉयर्स फोरम से खिताब प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, या ये कि कन्वेंशन सेंटर जो है उसकी कोई सरकारी हैसियत है। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि टाइगर फोर्स को, पीटीआई की टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है कीमतों का तयन करने के लिए। हुकूमत कमर बस्ता है कि कीमतें जो हैं अशाए खुर्दनोश की उनको नीचे लाया जाएगा, और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो वॉलंटियर फोर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स, उससे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वाकई हुकूमत ऐसा कर सकती है एक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में मदद लेने के लिए? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अब कमर बस्ता हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई जाएगी। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवायती जलसा होता है कराची में, उसमें पीटीएम डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसका हिस्सा तो बन ही रही थी, लेकिन अब पीएमएल ने ऐलान कर दिया है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में, जिसे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा होगा और ये हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को हटाने के लिए एक भरपूर मूवमेंट जो है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मेरे साथ हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। मुझे मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन कर सकेंगे, साबिक तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग एन के सीनियर रहनुमा हैं। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, नैब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, वकील हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर पाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। थोड़ा सा अगर मैं राजा आमिर अब्बास साहब से समझ लूँ इस चीज़ में, राजा आमिर साहब, हमें क्या समझ आई है कि जो ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी कंटेंशन क्या है कि लॉयर फोरम से वज़ीर आज़म को ख़िताब नहीं करना चाहिए, कन्वेंशन सेंटर की समझते हैं कि सरकारी हैसियत है? देखिए, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं कि क्या जो कन्वेंशन सेंटर है, और उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है कि आप जवाब दीजिए कि ये किसने बुकिंग कराई थी, क्या प्राइम मिनिस्टर एज ए गेस्ट गए थे, क्या वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से गए वहाँ पे, या कि वो एक पार्टी के हेड भी हैं, वो एक सियासी जमात के हेड हैं कि जो कि इस वक्त मुल्क में रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी के हेड के तौर पर, सरबराह के तौर पे अपने एक विंग को उसकी मीटिंग में गए या उसके किसी इजलास में या वट एवर इट वॉज उसमें गए। क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो हमको याद है पीपल्स लॉयर फोरम बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का ऑर्गेनाइजेशन होती थी, फिर पीपल्स लेबर्स विंग हुआ करता था, ऐसे मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, ख़वातीन का विंग है। ये लॉयर फोरम चूँकि तहरीक इंसाफ का है, इसलिए वज़ीर आज़म को वहाँ नहीं जाना चाहिए था एंड इन हिज कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो जो दूसरे वकील साहब पेश हुए हैं कि जनाब ये तो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज़ कि वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पूरे मुल्क का ख्याल रखना है, तो लेकिन क्या वो अपनी इंडिविजुअल या पार्टी हेड होने की कैपेसिटी में कोई प्रोहिबिशन है कि वो नहीं जा सकते किसी ऐसे फंक्शन में कि जो पार्टी की किसी ज़ैली, क्योंकि कल को बात होगी कि जनाब अगर ये उसका एक विंग है तो कोई और भी ज़ैली पार्टी की अगर मीटिंग होती है किसी तहसील की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो क्या वज़ीर आज़म को ममानत हो जाएगी कि वहाँ वो नहीं जा सकते? इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, हम 10 साल में, आई रिमेंबर, मैं ज़ाती तौर पे मुझे याद है बहुत से ऐसे फंक्शंस होते रहे हैं कि जिसमें जाते रहे उस वक्त के वज़ीर आज़म, इवन बहुत से दीगर जो शख्सियात हैं वो जाती थी, क्योंकि एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और आपको उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। अब ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराए थे गालिबन इनके जो वो हैं अली ज़फ़र। अब अली ज़फ़र ख़ुद भी एक लॉ नोइंग पर्सनैलिटी है, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ही मस्ट बी नोइंग ऑल दिस कि जनाब क्या वो ये इसका इनकाद करा सकते थे या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये आपके जो इख्तियारात हैं, हम काफ़ी अर्से से कह रहे हैं कि ये जो 184(3) कि ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में आती है नहीं आती, इसकी डिटर्मिनेशन बहुत कि क्या इससे किसी इंडिविजुअल का राइट
यूजर्प हो रहा है या नहीं, किसी इंडिविजुअल एक आम पाकिस्तानी का क्या इससे लेना देना या कुछ इससे गर्ज होगी कि जनाब कन्वेंशन सेंटर में चंद वकला, और हमें तो याद है कि यही वकला के फोरम्स ने पीछे एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करा दी थी जिसमें तमाम अपोजिशन के बिल्कुल पाकिस्तान बार काउंसिल ने करा दी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कराया था। और फिर हमें यह भी नजर आता है कि वो जो 45,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी, जिसमें सुबह भी मेरा एक केस लगा हुआ है एक मर्डर का, उसका 2017 में केस दाखिल हुआ और कल उसकी पहली पेशी 3 साल के बाद जी पहली पेशी हो रही है 2017 के बाद। तो अब देखिए ये वो पेंडेंसी भी है, ये वो केसेस भी हैं, लिटिगेंट्स के प्रॉब्लम्स भी हैं। बहरहाल अब जैसे कि खोसा साहब के दौर में एक बात हुई थी कि हम डिटर्मिन करते हैं कि ये 182 के इख्तियारात, 184(3) के इख्तियारात जो उनसे हैं सो मोटो के, ये क्या हैं, और इस पे ये देखना चाहिए कि जी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है या नहीं। मलिक अहमद खान साहब, क्या नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले की जो वज़ीर आज़म है उन्होंने अपनी पार्टीज के किसी कन्वेंशन से खिताब नहीं किया होगा इससे पहले? अच्छा, ये डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बहस और एक बड़ी मैं गालिबन ये भी कहूँ कि एक बड़ी आपने इसकी एक एकेडमिक जहत जो है 2 सवाल बड़े मुनासिब उठाए हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है वो उन वज़ीर आज़म की तरह एक्ट करते हैं जैसे वज़ीर आज़म को एक पार्लिमानी निज़ाम में मुंतखब होने के बाद करना चाहिए? नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर्स आर ऑलवेज पार्टीजन, वो नॉर्मली ऑपोजिशन के साथ तो आज के दौर में स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं है। तो जो हमारी प्रैक्टिस है वो इस एकेडमिक अप्रोच से मुख्तलिफ है। अब गालिबन जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस नुक्ते पे ये देखना चाह रहे हैं कि जब एक शख्स मुंतखब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या वो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के कन्वेंशन को, उसके किसी एक्सिली विंग को, जैसे लॉयर्स विंग था, तो उसको एड्रेस कर सकते हैं? तो वो तो एक एकेडमिक बात की जा रही है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। वो कोई लॉ इसकी प्रोहिबिशन भी नहीं देता। आपको आमिर अब्बास ने बिल्कुल ठीक कह दिया, देयर इज़ नो प्रोहिबिशन प्रोवाइडेड इन लॉ, एब्सोल्युटली नो प्रोहिबिशन। तो ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्वाबदीद है कि वो अपनी वजारत उज़्मा किस तरह की चलाना चाहते हैं। अगर वो ऐसे चलाना चाहते हैं तो भले से चलाएं। मेरे ख्याल में दूसरा भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप खुद भी चूंकि वकील हैं, कन्वेंशन सेंटर में तो हमने बहुत से इवेंट अटेंड किए हैं जो प्राइवेट पार्टीज नहीं किए हुए होते हैं हमेशा। मैंने वहाँ टूरिज्म का भी अटेंड किया है, डिप्लोमेटिक भी किए हैं, तो वो तो उसको कोई भी हायर कर सकता है। मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी इवेंट्स अटेंड किए हैं। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन है, बिकॉज कन्वेंशन सेंटर सरकारी है नहीं, वो सरकार ने बनाया ज़रूर है लेकिन वो सरकारी इवेंट्स के लिए नहीं है। यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन लग रही है। नहीं, देखिए वो नहीं, मैंने जो रिपोर्टिंग मीडिया में, ऑब्वियसली वी वर नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, तो हम नहीं थे उस वक्त, लेकिन जो मैंने मीडिया में रिपोर्टेड देखा वो मैंने ये देखा कि कन्वेंशन सेंटर में जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया वो ये था कि वज़ीर आज़म जब वहाँ पर गए तो वो उसकी जो अरेंजमेंट्स थी वो किसने की, तो वो तो बड़ा ऑब्वियस है, वो बता देंगे जाके कि जी हमारा जो लॉयर्स का विंग है उसने की है। तो कन्वेंशन सेंटर में तो कोई भी जा सकता है। कन्वेंशन सेंटर में हमारी मुस्लिम लीग का जब अभी हमारी गवर्नमेंट थी उसमें शहबाज साहब हैसियत वज़ीर आला गए और हमारी जनरल हाउस का इजलास हुआ था और वो हमने अपना उसको पे करके किया था। कोई भी जाके कर सकता है, वो तो अपने चार्जेस लेते हैं, करवा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई नुक्ता और है जो कि सुप्रीम कोर्ट अभी तो सवाल उठा रही है, वो हमें अंदाज़ा नहीं है कि क्या नुक्ता है। तो जब तक पूरी चीज़ सामने नहीं आती उससे बात करना, उससे कबल थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें उस पर स्पेकुलेट ही कर सकेंगे और एक अंदाजे के मुताबिक जवाब दे सकते। मुनासिब तो है, कोई हर्ज नहीं है, बात करें, खुल के करें और अच्छी बहस होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म को कैसे एक्ट करना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर में तो कोई भी इवेंट कर सकता है, ये बात तो हमारे नॉलेज में है, और वज़ीर आज़म जो है वो मुख्तलिफ अपने पॉलिटिकल पार्टिजन इवेंट में जाते भी रहते हैं। क्या आपको समझ आइए कि यहाँ पे इशू है क्या? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोनों मेरे वकील फाजिल दोस्तों ने जो बात की है उसके बाद तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं खुद वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ जब हम ऑपोजिशन थे, कॉर्पोरेट भी किए। तो मैं तो चूँकि ज़्यादा पॉलिटिकल में ही जाता हूँ, तो मजहबी जमातों के प्रोग्राम थे, उसमें हमने एज एन ऑपोजिशन भी प्रोग्राम किए। उसमें पिछले दफ़ा हमने अपना कन्वेंशन भी एक कराया था। अच्छा, तो इसके बाद अगर देखा जाए
तो जब पिछले वज़ीर आज़म वो जब जलसे में खिताब करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, नॉर्मली कोई एज वज़ीर आज़म तो नहीं जाते। मैं अपनी पार्टी से खिताब करते हैं, वो उस वक्त ऑपोजिशन तो नहीं होती, बल्कि वो तो सारे उनके पार्टी वर्कर्स होते हैं, उनकी एग्जैक्ट अपनी पार्टी का फोरम होता है जहाँ वो बात करते हैं। तो चूँकि जैसे अपना मलिक साहब ने कहा कि कोई ऐसा कानून उसको प्रोहिबिट नहीं करता, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये लीगल बहस है, तो ज़्यादा बेहतर है कि इसमें मेरे ख्याल ख़त्म ही हो जाएगी ये, कुछ मेरे ख्याल कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी ये। देखिए ऑब्वियसली उन्होंने लिख दी है चीफ जस्टिस साहब को, वो इस पे कोई बेंच बुला के इसको देख भी लेंगे। अगर वो समझते हैं कि नहीं ये फर्दर ये चलने के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास दीगर अहम इश्यूज़ हैं और जो कत्ल के केस हैं जो बेचारे काल कोठरियों में हैं वो ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उन बेचारों को हमने रिलीफ देना है जिनके केसेस साल नहीं लग रहे। तो कितनी पेंडेंसी है यहाँ पे केसेस? देखिए अप्रोक्सीमेटली कोई 45,000 के करीब है। 45,000 45,000 केस पेंडेंसी अप्रोक्सीमेटली जी। तो इतनी पेंडेंसी है, तो अब तवज्जो तो मेरे ख्याल में पता नहीं उसमें से होमिसाइड के और कत्ल के कितने केसेस हैं अक्रॉस हाई कोर्ट्स? ये 45,000 केसेस की पेंडेंसी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की। तो हाई कोर्ट्स में क्या पेंडेंसी? वहाँ तो हज़ारों लाखों की तादाद से उसमें मर्डर के कितने होंगे? मर्डर केसेस बहुत बेतहाशा हैं। तो अब ये चीज़ें हैं कि लोगों की आपके तो तरीका होना चाहिए कि जो मुख्तलिफ लोग पिटीशन उठा के चले जाते हैं जिसको जानता भी कोई नहीं होता, कोर्ट्स उसको एंटरटेन न करें, पहले कम से कम कत्ल के मुकदमात को हैंडल करें। देखिए ये इशू पहले भी आया था और एक टाइम पे अब ये पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, इन्होंने डिसाइड करना था कि क्या हम एक ऐसा भी फोरम बना सकते हैं कि जो कि नॉर्मल केसेस जो कत्ल के हैं, ज़मीनों के हैं, इनसे हट के सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन वो बना दें की तरह। तो वो अब ऑब्वियसली इट्स द विजडम ऑफ पार्लियामेंट के अगर वो इस चीज़ पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस के साथ बैठ के देखें जी क्या ये फिजिबल है या नहीं कि जी यहाँ पे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम आ जाए कि जो इन चीज़ों को हट के सिर्फ देखे कि जिसमें 100 मोटोज आते हैं, कोई कानून ऐसी कानून साजी हो जाती है कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरीज है और इस किस्म के इशूज। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये तो चले हो गई बहस, जैसे कहते हैं कि कन्वेंशन जो है सेंटर्स को इस्तेमाल कर सकते थे, वज़ीर आज़म जो है ILF के साथ उनको खिताब वज़ीर आज़म की हैसियत से करना चाहिए था और मेरा ख्याल है कुछ कन्फ्यूजन है वहाँ पर। लेकिन ये क्या आप कर रही है आपकी पार्टी की जो ये जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं इसमें टाइगर फोर्स जाके मॉनिटर करेगी, ये टाइगर फोर्स इंप्लीमेंट करवाएगी? डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं इस बात पे एतराज़ क्या है। अच्छा इसमें नहीं आप समझ? मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ मैं जिस हल्के का है, मैंने 5 तहसील, आपकी अपनी सियासी जमात का वॉलंटियर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि 5 तहसीलें हैं और तकरीबन एवरेज आपका 50% स्टाफ नहीं है। यानी अगर एक आदमी है, 3 पोस्ट हैं, एक आदमी बैठा हुआ है, और इसीलिए शायद वो जो आपकी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है इंतज़ामिया के, उस पर सवाल भी उठते हैं। अब अगर आपका जो डिप्टी कमिश्नर है, आपकी जो इंतज़ामिया है, उसके नीचे 5 उसके मुलाजिम हैं, अगर वो 6 या 7 या 10 लोगों को और पब्लिक से उठा के उनको इस्तेमाल करें रिपोर्टिंग की हद तक, और वो रिपोर्ट करें प्रॉपर उस ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट को, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है उनको जुर्माना करने का, लेकिन रिपोर्टिंग की हद तक अवामी एक सपोर्ट अगर ली है, आपका 1 मिलियन लोगों ने वॉलंटियर किया है कि रियासत में जहाँ जहाँ पे इदारों की कमी है। पार्टी के साथ नथी हो गया ना, या नहीं तो पार्टी ये मैं उनका पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो गवर्नमेंट ने उनको प्राइम मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी में, आप चुके उसके लिए कोई उस तरह का कानून तो बना नहीं, लेकिन उनको एग्जैक्टली नीचे दिया है डिप्टी कमिश्नर के, और ये डिप्टी कमिश्नर के मातहत होंगे जी, डिप्टी कमिश्नर के मातहत हैं। कोई पार्टी, और मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। सो ये पीटीआई की फोर्स नहीं है, ये हुकूमत की एक फोर्स है जो हुकूमत को हेल्प करेगी वॉलंटियर बेस पे, और जब वो ये डिप्टी कमिश्नर का अपना इस्तेकाक है, वो कब उनको यूज़ करना चाहे, क्या मैंडेट दे, और जहाँ जहाँ उसके पास स्टाफ कम है, ये तो एक अच्छी बात है कि बगैर खर्चे के आपको एक फोर्स बन रही है। मलिक अहमद खान साहब, अपोजिशन क्यों इतनी तनकीद करती रहती है टाइगर फोर्स पे, जबकि ये फोर्स जो है ये एक रियासत को मदद करने के लिए वॉलंटियर फोर्स है जो डिप्टी कमिश्नर्स की सरकर्दगी में काम करेगी, क्या वजह है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो आपको मुबारक देता हूं कि आपका शो बड़ा पॉपुलर है। वाइल आई वाज मैं आपको जवाब दे रहा था तो फ्रेंड ऑफ माइन हैज जस्ट ट्वीटेड मी, और उन्होंने मुझे एक वो कोर्ट ऑर्डर का एक थोड़ा सा पैरा जो है, ऑपरेटिव पैरा प्रॉब्ली, मुझे पूरी डिटेल तो आई अपोलोजाइज फॉर माई नाइविटी, आपके पास आते हुए मुझे फुली प्रिपेयर्ड आना चाहिए था, और गालिबन ये आज एक इम्पॉर्टेंट इशू था,
और इस पर मैंने आपको भेज दिया, पूरी कॉग्निजेंस होनी चाहिए थी फैक्ट्स के साथ। मलिक साहब जी अब मेहरबानी सर, वो आ गया आपका आ गया जी, मैंने देख लिया। तो वो सर ये ऑर्डर जो है बेसिकली वो कोई अहमद अवैस साहब क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं तो वो भी उसमें थे मौजूद कहीं, तो उस पर कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए हैं जिनके जवाब उन्होंने मांगे और वजीर आजम को भी उन्होंने इसी एक नुक्ते पे कि वो वजीर आजम क्योंकि पार्टीजन नहीं हो सकते और उनको एक पार्टी के फैक्शन के इस तरह नहीं अटेंड करना चाहिए। अब मेरी इस पे पॉलिटिकली राय कुछ और हो सकती है। मैं आई होल्ड माई फर्म पोजीशन कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रैक्टिस में ऐसे करते रहे हैं और ऐसे करते हैं, तो ये एक बहस है जो अदालत में तय पा जाएगी। अच्छा, टाइगर फोर्स पर मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है। टाइगर फोर्स में ये क्योंकि एक पैरेलल स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। टाइगर फोर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है कि आप ये ऐसा काम पैरेलल स्ट्रक्चरिंग का नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनकी ये एक ऐसी फोर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे बेस्ड जो कि अब पुलिस को चेक करेगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं, डिप्टी कमिश्नर की लीडरशिप है। सदाकत को सुबह यही मैं कह रहा हूँ ना सर, ये नहीं हो सकता कि डीसी के मातहत आप नहीं कर सकते। नहीं, डीसी के मतहत होने की बात ही इसमें नहीं है ना डॉक्टर साहब, आप तो इस बात को खुद समझते हैं। ये सवाल ये है कि गवर्नमेंट का जो एक, मैंने तो पूछा है सवाल आपके सामने, एक इनके अपने कोड्स हैं। हाँ नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने कोड्स हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट अपने कोड्स के बाहर फंक्शन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की अपनी एक डेजिग्नेटेड पोजीशंस हैं, उसके बाहर फंक्शन नहीं कर सकती। प्राइस कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है, उसके बगैर एक नए एक प्राइवेट आप एक बॉडी पॉलिटिकल बॉडी क्रिएट करके उसको एक वॉलंटियर्स की फोर्स क्रिएट करके आप इस तरह ये काम नहीं। आप ठीक है चंदा मांग सकते हैं, आप मांग लें उसके साथ, आप उसके साथ अपनी इलेक्शनियरिंग की कैंपेन करवा सकते हैं, आप ज़रूर करवा लें। आप उसके साथ पब्लिक अवेयरनेस का काम करा सकते हैं, आप ज़रूर करा लें। आप उनको आप ऐड कर सकते हैं फॉर सोशल सर्विसेज, या तो आप इसको एज अ सोशल सर्विस, प्राइस कंट्रोल को एज अ सोशल सर्विस डिफाइन कर दें कि ये ऐसे है, या आप किसी लॉ में लिख दें, तो फिर तो हो सकता है। सिंपली बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड इज नॉट सफिशिएंट। हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत ये कह दे कि टाइगर फोर्स को कानून हमने ये बना दी है और ये टाइगर फोर्स जो है वो प्राइस कंट्रोल के मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी, तो बिस्मिल्लाह शौक से करें, कोई एतराज नहीं। ठीक, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। टाइगर फोर्स का नाम हमने पहले इस वक्त सुना था जब पोलियो पेंडेमिक के मुकाबले में एक वॉलंटियर फोर्स खड़ी करने की बात की गई, और बरतानिया में वहाँ की हुकूमत ने भी 3.5 लाख वॉलंटियर जो हैं उनकी मदद जो है वो हासिल की। लेकिन पाकिस्तान में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नथी हो गई है, बरतानिया में गालिबन उसे वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के साथ नथी नहीं समझा गया। इस पर क्या ओपिनियन हो सकती है, लीगली भी बात करते हैं राजा साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले ये एक दिलचस्प किस्म का सवाल उठा, बिकॉज जस्टिस फायज़ ईसा को, काजी फायज़ ईसा को तो ये एतराज़ है कि प्राइम मिनिस्टर इंसाफ लॉयर्स और फोरम से क्यों खिताब कर रहे हैं और किस कैपेसिटी में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कीमतों की मॉनिटरिंग करने के लिए टाइगर फोर्स का सहारा ले रही है, जिसमें सदाकत अब्बासी साहब समझते हैं कि ये टाइगर फोर्स जो है ये डिप्टी कमिश्नर्स के मातहत काम करेगी। ये हकीकत है कि पाकिस्तान की वॉलंटरी फोर्स है। लेकिन मलिक अहमद खान साहब जो हमारे साथ हैं उन्हें शदीद एतराज़ है टाइगर फोर्स की एक प्रेजेंस पे, समझते हैं कि पैरेलल फोर्स है। इसका लीगल व्यू क्या बनेगा, यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, बरतानिया में भी बनाई थी उन्होंने, बोरिस जॉनसन ने 3.5 लाख जब पेंडेमिक था, वहाँ नहीं इशू उठा, यहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल हो गई, क्या वजह है? देखिए, कंट्रोवर्शियल किया है इसको अपोजिशन ने, ठीक है, वो बहुत शोर इस पर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब 1 मिनट अभी देखिए इस फोर्स ने किया कुछ नहीं है वैसे। हाँ, 1 मिनट के लिए हम ये देखें कि ये किस लिए अभी यूज़ हो रही है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है और अपोजिशन का भी ये है कि वो जलसे जुलूस रैलियों से महंगाई के बारे में कुछ नहीं होगा, बैठें उधर पार्लियामेंट में सर जोड़ के कोई कमेटियाँ बनाएं कि हमने किस तरह से आवाम की खिदमत करनी है, उसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना है, उस पे जाके अपने केसेस को हमने वीक कमज़ोर या ख़त्म नहीं कराना है हमने लोगों के लिए। लेकिन वहाँ हमें अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में कुछ नज़र नहीं आया। आपके इल्म में है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, प्राइस कमेटीज़ हैं, एक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होता है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और इन्होंने जाके दुकानों से क्या पूछना है, पूरा मुल्क चीख रहा है कि महंगाई है, पूरा मुल्क कह रहा है कि टमाटर 220 रुपए, आपके भी इल्म में है, हर किसी के इल्म में है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप दुकानदारों से ज़्यादा अगर आप
वो जो अंजमन ताजरान होती हैं, वो जो फ्रूट्स और मंडियों के जो सदर बने होते हैं, टाइगर फोर्स पे आए ना, उनको पकड़े। टाइगर फोर्स क्या करेगी जी? वो प्राइसेस कैसे नीचे? देखिए मुझे समझ नहीं आ रही कि इशू इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम नो। वो देखिए ना, मलिक साहब का जो इशू है वो ये कि अगर आपकी टाइगर फोर्स होगी, उनकी शेर फोर्स होगी, पीपल्स पार्टी की ज्यादा फोर्स। तहरीक इंसाफ का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, जितनी तंजीमें हैं वो मुझे जवाब दें। उसमें ट्रेडर्स विंग है, लॉयर्स विंग है, उसमें यूथ विंग है, विमेन विंग है, इंडस्ट्रीज विंग है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग है, माइनॉरिटीज़ विंग है, ये सारे हैं, ये सारे हैं। वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म एक वॉलंटियर फोर्स क्रिएट की है। अगर आपका डिप्टी कमिश्नर पिंडी में बैठा है और पिंडी खाली पूरे पिंडी को इसने मॉनिटर करना है, उसको हर मार्केट में चेक करने के लिए या तो अंजमन ताजरान से बात करें जो खुद ताजरान हैं, ठीक, या आवाम से कोई उनको लोग मिल जाएं जो उनको रिपोर्ट दें कि आज अगर आलू 50 रुपये किलो है तो फलां मार्केट में 55 मिला। वो अगर वो डीसी को मैसेज कर देता है या उनका कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो रिपोर्ट करता है कि सर आज फलां मार्केट में इतना रेट है, तो मलिक साहब को या किसी को या आपको क्या एतराज़ है? क्या उनको सरकार को पैसे दे रही है? क्या वो फोर्स कोई डिसीजन कर रही है? क्या वो किसी की डोमेन में जा रही है? डिप्टी कमिश्नर को जहां जरूरत है मलिक साहब क्या उनको इस्तेमाल करेगी। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का साइज थोड़ा है। सदाकत साहब ने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया। मलिक साहब आपका क्या है मौक़िफ़ आफ्टर द एक्सप्लेनेशन? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ऑनेस्टली आमिर से मेरा ख्याल ये था कि आपने क्योंकि उनसे एक लीगल पर्सपेक्टिव पूछा है तो अब पैरेलल स्ट्रक्चरिंग पे बात जाएगी, क्योंकि मार्केट में प्राइस कंट्रोल एक लॉ का अमल है। आप एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है, यानी अगर एक रिपोर्ट होनी है चीज इम्प्लीमेंटेशन लॉ। सदाकत यार प्लीज काइंडली नहीं देखें, प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है उसके लिए आपको एक स्टैट्यूट की एक जैसे प्रोहिबिशन की आमिर ने पहले बात की थी कि कोई प्रोहिबिशन प्रोवाइड नहीं है, इसमें एक्सप्रेस प्रोविजंस प्रोवाइडेड है। स्टैट्यूट डिमांड करता है कि आपने ये एक्ट प्राइस कंट्रोल का कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा, प्राइस कंट्रोल के एक्ट की परफॉर्मेंस के लिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया है, आपके पास प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेसी आपने पंजाब में एक नोटिफिकेशन के जरिए कायम की है और उस नोटिफिकेशन के साथ आपने मार्केट कमेटीज़ को ऑन बोर्ड लिया है, आपकी टाउन कमेटीज़ के स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर, और उनका काम ये है कि वो आपकी तमाम मंडियों और बाज़ारों में से जो कि हुकूमत की दस्तरस में होते हैं वहाँ पर प्राइस कंट्रोल के मैकेनिज़्म को वो अपने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे और डिप्टी कमिश्नर उसके मुताबिक कोई अगर ग्रां फरोशी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इसी को हम पैरेलल स्ट्रक्चरिंग कहते हैं कि आप एक प्राइवेट फोर्स क्रिएट कर दें जिसकी एक वर्दी हो, कोई और डेफिनेशन नहीं है। जब आप किसी एक फोर्स की बात करते हैं जरूरी नहीं है कि वो डंडा वर्दी कोई नहीं, अपने कपड़े पहन के और उसकी खास शनाख्त। अच्छा नहीं, मैंने क्योंकि खुद मैं इस पर इसलिए मोतरज़ नहीं हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की, मैं इसलिए मोतरज़ हूँ कि मैं कुछ चीज़ें कानून के मुताबिक चाहता हूँ और मेरा इनसे कोई इस चीज़ पे मामला नहीं है कि ये अपने कारकुनान से क्या काम लेना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि ये हुकूमत में इस मुल्क के निज़ाम को तय उबाला ना करें, आपके पास क्योंकि ये सलाहियत हुकूमत की ग्रां फरोशी को कंट्रोल करना एक मसला है। अभी जैसे आमिर ने कहा कि पार्लियामेंट ने इसका कोई रिजॉल्व नहीं दिया, तो पार्लियामेंट के जो मैकेनिज़म्स हैं हम उन्हीं में रह के काम कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि आपने इसको कंट्रोल करना है। पार्लियामेंट तो आपको रहनुमाई दे सकती है और वो रोज देती है। जरा आमिर साहब को मजबूर कर दिया आपने कि कानूनी इस पे राजा आमिर अब्बास साहब को इस पे कानूनी कमेंट करना चाहिए था। जरूर बात लीगल कमेंट है बेसिकली। जी मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आपने इसका पॉलिटिकल जवाब दे दिया, लीगल नहीं दिया। नहीं देखिए, लीगल डिसअपॉइंटमेंट में आमिर को कभी भी नहीं कहूंगा। मैं जिन कमेटीज का जिक्र किया, हाँ नहीं एक तो राइट है ना मेरा थोड़ा। आई एग्री विद मलिक साहब 100% कि जो लीगल बैकिंग चाहिए आपको, कि मेरे पास अगर कोई शख्स आता है और वो कहता है कि जी मैं टाइगर फोर्स से हूं और मेरी ये दुकान है, तो आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड अंडर एनी लॉ कि मैं उसको कोई जवाबदेही करूं या उसको बताऊं या कुछ। तो एज ए कंज्यूमर आया ना, एज ए कंज्यूमर आके वो खरीद सकता है, रेट्स वहां पे पूछ सकता है। वो फिर टाइगर फोर्स बनाने की नहीं, मैंने तो आपको जनरल बात की कि ये इसका नाम अगर रखते हैं पाकिस्तान फोर्स, पाकिस्तान वॉलंटियर्स, डीसीज फोर्स वगैरह, फिर ठीक हो जाएगा।
सर देखिए, वॉलंटियर फोर्सेस होती थी, स्काउट्स होते थे, डिफेंस, नेशनल डिफेंस वाले होते थे, जो ऐसी सिचुएशंस में आपके लॉज मौजूद हैं कि आप बना सकते हैं वॉलंटियर्स, ये नहीं कि आप वॉलंटियर्स नहीं ले सकते, आपके वॉलंटियर्स टीचर्स में से आ जाते थे, आप वॉलंटियर्स लें। लेकिन अब इस इशू को अगर टाइगर फोर्स में हम सारा दिन बहसेस करते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। असल चीज है ग्राम सदाकत अली बाजी साहब, जो आप लोगों ने थिंक थ्रू नहीं किया, जो ज़्यादातर दुकानदार और ट्रेडर है वो नून का उसने झंडा लगाया हुआ होगा, आपका बंदा चला जाता है अपना कोई झंडा लगा के उसके पास, वो कहते हैं ये चीनी कितने की है, ये फलां चीज़ कितने की है, अंडे टमाटर कितने के, वहाँ पर एक हो जाएगा कि भाई ये पीटीआई वाले कर रहे हैं मॉनिटरिंग प्राइसेस की और दुकानदार नून वाला है। फ्रैंकली इतनी मुश्किल कानून की और स्टैट्यूट्स की बात करने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी आसान सी बात है कि पाकिस्तानी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने इलाके से बताना है कि जी कीमतें ज़्यादा तो नहीं है, जो डीसी का रेट है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता इसके लिए, हो सकता है कि चलो कैबिनेट से कोई कानून पास कर देते हैं अगर आपका कोई मसला है। मसला ये है कि हमने मसला, वी हैव टू क्रिएट एन इशू फ्रॉम नो। एक बात है बगैर किसी पैसे के रिपोर्टिंग है, जो डीसी की मार्केट कमेटियाँ होती हैं वो मंडियों में होती हैं, वो जाके दूर दराज इलाकों में नहीं होती। अगर आपको मुफ्त के लोग मिले हुए जो हुकूमत को मिले हुए, वो सिर्फ हुकूमत की मदद करते हैं और डीसी के जरिए, जैसे मैंने कहा, वो कोई चीज इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन रिपोर्टिंग करने में किसी को क्या इतराज है? अच्छा, एक आम आदमी भी रिपोर्ट कर सकता है। कोई उनको हमने फौजी वर्दी नहीं पहना दी, कोई पुलिस की फौज पहनाने नहीं देगी अपनी वर्दी। नहीं, मैं चले मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर दी। चले इससे आगे निकलते, पैरेलल फौज बना दी, एक थोड़ा सा पैरेलल मामला है। मार्केट कमेटी का काम है प्राइस को सेट करवाना, एक बंदे का काम है उसको रिपोर्ट करना whether it is being implemented or not। अगर मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कहता हूँ ये थाने वाला रिश्वत लेता है, तो ये कानून कहाँ मुझे रोकता है? अगर मैं उसके एएसपी को या एसपी को बताऊं कि इसने मुझसे पैसे लिए हैं, या इसने मेरे भाई से पैसे लिए हैं, या ज्यादा पैसे ले लिए, या पटवारी ने 500 रुपया फीस थी 800 ले लिया, भाई एक आपके लिए वॉलंटियर्स हैं जो आपको बनाए थे कोरोना में मदद करने के लिए, उसमें की मदद उन्होंने की है। अच्छा, सारे एसओपी जाके मार्केट्स में उन्होंने लोगों को मास्क दिए हैं, लोगों को गाइड किया है, उनको हमने टिड्डी दल में इस्तेमाल करना, उनको हमने दीगर जो फ्लड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपको फोर्स है, कल अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके इमरान खान का ये एक उसका करिश्मा है, 1 मिलियन आप हर शेयर रख लें, 1 मिलियन लोग वाले रखेंगे ज्यादा फोर्स। भाई टाइगर तो हमारा बल्ला तो नहीं है ना, टाइगर तो इन्हीं का ही है। अच्छा, तो एक जो है मिलियन लोग आपको वॉलंटियर मिले और आपको बल्ला चाहिए, किस बात का एतराज हो रहा है? एक थोड़ा सा इसका एक इकोनॉमिक पहलू भी है, जरा मलिक साहब से उसका पूछ लेते हैं। मलिक साहब, ये इससे पहले से बनाई हुई है ये मार्केट मॉनिटरिंग फोर्सेज, आपने भी इसका जिक्र किया, असम्पशन क्या है पाकिस्तान की सियासी जमातों की, हुकूमतों की या पार्लियामेंट्स की, कि अगर यानी मॉनिटरिंग के जरिए कीमतें कंट्रोल की जाएंगी, अगर चीज़ें मौजूद हों बहुत फरावानी में, अगर मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, या बाइक लेनी है, या अंडे लेने हैं, या टमाटर लेने हैं, और अगर अंडे, टमाटर, मोटरसाइकिल, बाइक, टायर जो है वो कसरत से मौजूद है मार्केट में, तो कोई ओवर प्राइस कैसे उसकी चार्ज कर लेगा? ये तो सप्लाई डिमांड इशू नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आपका ये दोनों बातें ही उतनी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सप्लाई डिमांड पे भी गवर्नमेंट का एक उसकी प्रोविजंस रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी अशियाए ज़रूरत हैं, चाहे वो आपने अभी मोटरसाइकिल का हवाला दिया, इसी तरह प्राइस कंट्रोल भी उतना इम्पोर्टेंट है जितनी प्रोविजन इम्पोर्टेंट है। यानी गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों चीज़ों पर एक रेगुलेटर के तौर पे अपना एक किरदार अदा करती है। या मैं रेगुलेटर उस सेंस में नहीं कह रहा कि कोई रेगुलेटरी बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं रेगुलेटरी सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ों पे जब सप्लाई डिमांड में कहीं कमी आ जाती है तो उसके साथ एक दिक्कत पैदा होती है, तो हुकूमत एक इंटरवीनर होती है, वो अपने लिए इन चीज़ों को। मसला तो फिर ये है ना कि अशियाए खुर्द-ओ-नश की कमी है, क्या सप्लाई कम है? ये डॉक्टर साहब, क्या सप्लाई कम हो जाती है पाकिस्तान में? नहीं, प्राइस कंट्रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट इशू है जितना आपकी ये सप्लाई का। देखें ना, इस वक्त एक मिसाल के तौर पे अभी गंदम का मामला था, तो उसके पीछे एक पूरे इक़दामात की कमी नजर आई जिसकी वजह से गंदम की कमी पैदा हुई, तो वो गवर्नेंस का फेलियर गिना जाएगा। यानी अगर वो सप्लाई गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करते हैं, प्रिक्योर करनी थी। मलिक साहब, इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमतें गंदम को आर्टिफिशियली सब्सिडाइज करते हैं, उसको नेचुरल प्राइस पे नहीं आने देते, ना शुगर को ना गंदम को। नहीं सर, ये
नहीं, इसका इस तरह से मामला है कि जब ये देखें, ये एक सब्जेक्ट ही डिफरेंट है सब्सिडी देना। जो बात आप पहले कह रहे थे उसका मामला ये है कि जब एक आपका वीट का सीज़न आने लगता है तो वीट के सीज़न से पहले आप एक मैपिंग प्रोवाइड करते हैं, मैपिंग के बाद आप एक प्रोक्योरमेंट का अपना एक चार्ट देते हैं, फिर आपका एक इनवर्ड्स फ्लो आता है, फिर आप उसकी साइलेज की बात, उसकी स्टोरेज की बात करते हैं, फिर उसके लिए साइलोज बिल्ड करते हैं, फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोक्योरमेंट के लिए निकलते हैं। हुकूमत का, मैं एक सेकंड सदाकत, उसमें हुआ ये कि मैंने खुद एक सवाल पंजाब असेंबली में इनके वजीर खुराक से किया और उनसे मैंने ये पूछा कि आपने इस साल की प्रोक्योरमेंट के लिए जो मामलात किए हैं उनमें इन चीज़ों की कमी है, तो उसमें उन्होंने मुझसे एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, और क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम इस साल इम्पोर्ट कर रहे हैं और हमने जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को लिफ्ट करने से फ्लोर मिलर को आपने एक ओपन मार्केट की एक्सेस दी। जो गवर्नमेंट की कंट्रोल कीमत थी 1300 रुपये, मार्केट में गंदम नॉर्मली उससे 700 या 800 या 1000 रुपये ज़्यादा कीमत पे बिकी। नतीजतन आटा महंगा हुआ, अवाम तक ग्राम। ब्रेक लेने दीजिए मुझे। इसी तरह से प्राइस कंट्रोल का एक मैकेनिज्म, मुझे ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। हमने सीरियस और पढ़े लिखे किस्म के इश्यूज़ में जो है डिस्कशन ज़्यादा चली गई है, और असल जो इशू है, जो आवाम की दिलचस्पी का बहुत हमारे इशू है कि जो जलसे होने लगे हैं गुजरांवाला और कराची में, इसका क्या इफेक्ट होगा, हुकूमत कितनी डरी हुई है, उस पर भी बात करनी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात करते हैं उस चीज़ की कि अपोजिशन की जमातें कमर बस्ता हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और PMLN के हुकूमत का जो है हुकूमत को फारग किया जाए, और जलसों का एक प्रोसेस जो है उस अमल का आगाज़ हो रहा है, जो पहले 18 अक्टूबर को हो रहा था कराची से, लेकर 16 अक्टूबर को उससे पहले एक बड़ा जलसा जो है PMLN गुजरांवाला में मुनक्कद करने को जा रही है, जो कि PMLN का बताया जाता है कि बहुत बड़ा सियासी गढ़ है, जहाँ की तमाम जो सीटें हैं वो भी PMLN ने जीत रखी हैं। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, अपोजिशन को ये एतराज़ है कि आप लोगों ने अपने तो जलसे कर लिए, आपने एक आध दिन पहले अपना भी बहुत बड़ा जलसा किया है, लेकिन जब अब अपोजिशन के जलसों की बारी आई है तो आप लोग कह रहे हैं कोरोना फैल रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा तो एक पार्टी का, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, जो मैंने ऑफिस बैरर्स लगाए हुए थे। तो वो जब ये नई कोविड की रिपोर्ट आई है तो मुझे असद उमर साहब की कॉल आई कि आपका प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा। मुझे डॉक्टर यास्मीन ने बड़ी एक लिहाज से, जिसे हम कह सकते हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स की। अच्छा। मुझे DC साहब की और कमिश्नर की तरफ से कॉलें कि जी गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है कि ये जो इवेंट्स हैं ये सारे तो फिर आपने क्या कानून की खिलाफवर्जी? मैंने उन्हें ये कहा कि जी आप इस तरह करें, अभी तो फैसला नहीं आया, लेकिन ये है कि अब चूँकि मेरे लोग तो सुबह सवेरे 7 बजे निकल पड़ेंगे, रात को मुझे उन्होंने 12 बजे 11 बजे मेरे से लड़ाई, मतलब इस मामले बहस झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा यार मेहरबानी करें, मैंने 3 इवेंट्स करने हैं। एक मैंने 30 तारीख को करना था फैसलाबाद में, एक अगले 15 दिन में मैंने करना था सरगोदा शहर में। मैंने कहा अगर कोई फैसला आ जाता तो मैं उनको तो फॉलो करूंगा, तो लेकिन ये फैसलाबाद नहीं करेंगे, लेकिन लियाकत बात। लेकिन मैंने उनको क्या कमिट किया सर उमर साहब, मैंने कहा मैं 10,000 मास्क मंगवा रहा हूँ। 10,000 मास्क मैंने मंगवाए, और वो लेके उसके बाद जो भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते थे, वो कि पूरी तरह फॉलो नहीं हुई, और मैंने उनको फिर अपोलोजाइज किया सर साहब को कि जी आपका फैसला था, लेकिन आप लोग डरे हुए। इतना बड़ा 15 दिन पहले से ये मेरा प्रोग्राम था, जो इतना बड़ा जलसा होने लगा गुजरांवाला में, उससे खौफजदा है साहब। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट एजिटेशन की करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, जो 126 दिन इस्लामाबाद में धरना कर सकती है, और जिसके पास इतना दिखाने को करिज्मेटिक लीडर और क्रेडिबल लीडर, वो ऐसे लोगों से जो केसों में फंसे हुए हैं, सजाएं होने वाली हैं, इधर से भागे हुए, क्या उनकी मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है? क्या इखलाकी जवाब वो लेके आएंगे? उनके पीछे क्यों कोई आएगा? हाँ जी महंगाई है, तो महंगाई के तो असल मुल्ज़िम तुम हो, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? 30-35 साल में जिन्होंने कर्जे चढ़ाए, इदारे डुबोए, हमारे खसारे किए, आज जिनको खसारों को भरने के लिए लोगों को महंगाई कर रही है, वो अगर खड़े होकर कहेंगे कि महंगाई है, तो मेरा ख्याल लोग आगे से हंसेंगे। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरा नहीं ख्याल कोई सीरियस लेगा। मलिक अहमद खान साहब, एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि PMLN पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में क्यों शामिल है? आइन पाकिस्तान की मुकम्मल बालादस्ती और उस पर अमल दरामद करने के लिए, पार्लियामेंट की खुद मुख्तार हैसियत की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया का क़याम और कानून की हुक्मरानी कायम करना, झूठे छोटे सूबों के
हकूक़ और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करना, इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद, मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का इनेकाद, महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत का ख़ात्मा, मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम राइज करना, मुसल्लह अफ़वाज को प्रोफेशनल बुनियादों पर मजबूत करना। ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नुकाती एजेंडा, ये नुकाती एजेंडा लेके कर रहे हैं आप लोग गुजरावाला का जलसा? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक आपकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। रास्ता नहीं मिलता, मुंजमद अंधेरा है, फिर भी बावकार इंसान बस यकीन पे जिंदा है। बर्फ पिघलने में पो फटने का वक्फा है, उसके बाद सूरज को कौन रोक सकता है। अब मैं इस अब्बासी साहब की इन बातों का क्या मैं जवाब दूँ। मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ और जितनी हब्स मुझे इनकी हुकूमत में जिसका मैं शिकार हूँ और जितनी मुझे ज़हनी उलझन है, यानी आप एक आपके अंदर दो बातें होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट होती है जो एब्सोल्युटली अपने किए पर उसको ओन करती है। ये देखें ना, एक सेडिशन का पर्चा दिया, उसका क्या फेट किया। आज सुबह से इनके पुलिस के खरकारे हमारे हर कारकुन के घर के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ हमारे लोगों को पुलिस के ज़रिए रोक रहे हैं। एक मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, बिल्कुल सर, मैं आपको अभी कुछ शेयर कर देता हूँ आपके सोशल जो भी आपके पास है को व्हाट्सएप या उसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस भेजता हूँ कि जिस तरह पुलिस हमारे लोगों को हरास करती फिर रही है। अभी हमारे एक कारकुन ने अपने घर में गुजरांवाला में कोई एक रखा हुआ था कॉर्नर मीटिंग, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, उसको पुलिस रेड करके पकड़ के लेके चली गई है। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी थाने अताउल्ला पहुंचे हुए हैं और लोगों को लेकर थाने के बाहर धरना दे के बैठने जा रहे हैं। यार को खुदा का खौफ करें। आप एक खौफ के मारे आपकी टांगें कांप रही हैं, आपका बुरा हाल है, बुखलाहट का शिकार हैं। आपकी काबीना के इजलासों के बाद जो आपकी सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं, आपके वज़रा के बयानात हम देख रहे हैं। और अब्बासी साहब आप कह रहे हैं कि यार हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र नहीं है तो दें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैंने कभी जवाब ले लें क्विकली, क्योंकि 2-2.5 मिनट ही रह गए हैं। आप फ्री हैंड दें। काश इनका ये जो अभी सफोकेट हो रहे हैं, ये वो देखते जब हम उस टीयर गैस से सफोकेट होते थे, जो अभी कुछ अरसा पहले यहाँ हमें डंडे पड़ते थे। मैं बिल्कुल, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम समझ। अच्छा चले, एक सेकंड उसके लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा मौका दें। लीडरशिप के पास कुछ नहीं है देने को सवाए मायूसी के, सवाए अपने ये इमेज देने के कि आप अपने करप्शन के केसेस की वजह से लोगों को ये पूरे माहौल को। जी जी, अच्छा सबको भी ले लें, लेकिन बात तो करना, बात डॉक्टर साहब मैं सिर्फ एक बात सर क्विक कमेंट कीजिए, बिकॉज़ एक सेकंड देखें। आपकी क्रेडिबिलिटी जो मेरी क्रेडिबिलिटी मेरी लीडरशिप के साथ है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी की तो मुझे आप उसको क्रेडिबल कैसे, आप तो एक खास मौक़िफ़ के हामी हैं। मेरे नज़दीक सबसे दुनिया का डिस्क्रेडिटेड आदमी आपका प्राइम मिनिस्टर है और उसके मुतल्लिक भी अदालतों के फैसले हैं। यार मैं आपको ला के दे दूं, आपका ख्याल है ना, उस तरफ मैं अपनी राय रखने की ख्याल नहीं, आपका हक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने आप लोगों से जान छुड़ाई है इस वजह से कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, कर्जों और खसारों की वजह आप लोग और आज मुकदमे एक जलसे से क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है डॉक्टर साहब कि ये जो आपने 10 नुकाती बातें की कि हम आइन को ऊपर लेके आएंगे, हम अदारों को मजबूत करेंगे, हम अदारों को जो उनका आइन में दिया हुआ है, कवानीन में दिया है, लेकिन आइन पाकिस्तान आपको सबसे पहली बात कहता है कि आपने इस मुल्क की जो अदालती निज़ाम है या जो आइन है, जो कवानीन है, उसकी पाबंदी करनी है। और इस मुल्क के कवानीन को आप सेटिसाइड करके आप लंदन में एज एन एब्सकॉन्डर बैठे हैं, एज एन इश्तहारी बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरी पार्टीज आती हैं कि जनाब हम आपको आके आपके लिए महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन
अब जैसे कि बात हुई कि जनाब आप वो पहले वो जो सरे महल हैं, वो जो पापड़ वाले के अकाउंट हैं, वो जो अरबों रुपए के टावर्स खड़े हैं, उसका हिसाब तो दे दें। और वो हिसाब कौन मांग रहा है? अवाम तो अपनी जगह परेशान है। इस मुल्क की अदलिया, जिनकी आप कह रहे हैं हम मजबूत करने आए हैं, वो आपसे बुला के पूछती है कि जी हमें वो सोर्सेज बताएं, हमें वो बताएं कि ये कहां से सब कुछ बना, ये शुगर मिलों में अरबों रुपए की टीटियां कहां से लगी। इसका जवाब जब नहीं दे पाते तो वो किस तरीके से बात वक्त मेरा, मैं इसका जवाब लेना चाहता था मलिक अहमद साहब से, लेकिन मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त बिल्कुल ही नहीं रहा है। सबकी बहस आपने सुन ली है। नाज़रीन, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।